नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बंसल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया के बारे में। वर्लपूल एक होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे कई तरह के होम अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो कंपनी के टोटल रेवेन्यूज का 60% पार्ट रेफ्रिजरेटर की सेल्स से आता है। कंपनी के 22% रेवेन्यूज वॉशिंग मशीन के सेल्स से आते हैं और 6% रेवेन्यूज कंपनी एयर कंडीशनर की सेल्स से जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी अपने 10% रेवेन्यूज माइक्रोवेव ओवन, वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर जैसे दूसरे अप्लायंसेस के थ्रू अर्न करती है। अगर शेयर प्राइसेस को देखें तो पिछले 4-5 महीनों में कंपनी के शेयर्स 2500 रुपये से गिर करके 1700 रुपये के आसपास आ गए हैं और शेयर प्राइसेस में इस गिरावट का मेन रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में बेसिकली करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लग जाती है। मतलब आज से 1 साल पहले हम अगर 100 रुपये में कुछ एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज कर सकते थे तो आज इन्फ्लेशन की वजह से वो सेम एक्स अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज करने के लिए हमें 100 रुपये से ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। और क्योंकि पिछले 1-2 सालों से इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से करेंसी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई है। और जब भी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लगती है तो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस ऑटोमेटिकली ही बढ़ने लग जाते हैं और पिछले 3 क्वार्टर से ऐसा ही हो रहा है। कंपनी के रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 11% से गिर करके 5% पर आ गए हैं। पर ये सब तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं। एज लॉन्ग एज द फंडामेंटल्स ऑफ अंडरलाइंग बिजनेस आर इंटैक्ट, we shouldn't be bothered by such events। तो चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के शेयर्स इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस पर क्यों ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या खास है इस बिजनेस में जो कि लोग 70-80 का भी अर्निंग्स मल्टीपल पे करने के लिए रेडी हैं। वर्लपूल जिन प्रोडक्ट्स को सेल करती है उनका पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है। अगर हम डेटा को देखें तो इंडिया में एसी का पेनिट्रेशन सिर्फ 5% है। मतलब सिर्फ 5% ही ऐसे हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में जो कि एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन 15% है और रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन 33% है। वहीं दूसरी तरफ यूएस और यूरोप जैसे डेवलप्ड नेशंस में इन प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन 80 से 90% है, which is practically a total market penetration। लेकिन इंडिया में इन प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन इतनी कम क्यों है? इन प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन इतनी कम इसलिए है क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 10 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एक एवरेज यूएस सिटीजन के पास एक एवरेज इंडियन के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा परचेजिंग पावर है। इसीलिए यूएस में लोग इन प्रोडक्ट्स को बहुत ही ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और इंडिया में नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी वैसे वैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। अगर हम पिछले 20 साल के डेटा को देखें तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग 7-8% के रेट से ग्रो कर रही है। तो अगर हम ये मान लें कि आगे भी इंडिया की पर कैपिटा इनकम 7-8% की रेट से ग्रो करेगी तो इस रेट से इंडिया की पर कैपिटा इनकम को 10 टाइम्स ग्रो करने में लगभग 30 साल लग जाएंगे। मतलब लगभग 30 साल बाद एक एवरेज इंडियन सिटीजन के पास भी उतनी ही स्पेंडिंग पावर हो जाएगी जितनी कि आज एक एवरेज यूएस सिटीजन की है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगले 30 सालों तक इंडिया में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती ही रहेगी और इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी की वजह से ही इंडिया में वर्लपूल जैसी कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इतने ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं। चलिए अब कंपनी की फेयर वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। कंपनी के पूरे बिजनेस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है: रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अदर्स। क्योंकि इन चारों सेगमेंट की पेनिट्रेशन और डिमांड ग्रोथ रेट अलग अलग है, इस वजह से हम इन चारों सेगमेंट्स की वैल्यूएशंस को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और लास्ट में इन चारों सेगमेंट की वैल्यूएशन को ऐड करके कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन निकाल लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रेफ्रिजरेटर सेगमेंट से।
इंडिया में रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन 33% है। मतलब कंपनी का ये सेगमेंट 3 गुना तक बढ़ सकता है। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया की इकोनॉमी अगले 30 सालों तक 7-8% की रेट से ग्रो करेगी। तो इस ग्रोथ रेट से रेफ्रिजरेटर मार्केट को फुल्ली पेनिट्रेट करने में लगभग 15 साल लग जाएंगे। मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 15 सालों तक रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड 7% के रेट से बढ़ती रहेगी। तो अगर रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड 7% के रेट से ग्रो करेगी तो कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर सेगमेंट है उसके रेवेन्यूज 14% की रेट से ग्रो करेंगे। अब ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है कि रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के रेवेन्यूज क्यों 14% की रेट से ग्रो करेंगे। जिस रेट से रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड ग्रो करेगी उसी रेट से तो रेफ्रिजरेटर्स के रेवेन्यूज भी ग्रो करने चाहिए, राइट। देखिए, डिमांड 7% से इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि लोगों की इनकम इस रेट से ग्रो कर रही है। मतलब जो लोग आज एसी और रेफ्रिजरेटर्स जैसे प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगले साल इनकम ग्रोथ की वजह से उनमें से 7% लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। पर जो लोग आज कंपनी के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं उनकी भी तो इनकम ग्रो करेगी। तो ओवर टाइम ये कंज्यूमर्स कंपनी के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला तो ये कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और दूसरा ये कि कंपनी जिन प्रोडक्ट्स को सेल करती है ओवर टाइम उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन 2 फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट ये होता है कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो पॉपुलेशन की इनकम ग्रोथ का डबल हो जाता है। आप ये फैक्ट वर्लपूल की अर्निंग्स में भी देख सकते हैं। 2010 से 2020 के बीच में इंडिया की जीडीपी 5 से 6% की CAGR से ग्रो कर रही थी और इसी ड्यूरेशन में कंपनी की सेल्स भी लगभग 11% के CAGR से ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के रेवेन्यूज अगले 15 सालों तक 14% की रेट से ग्रो करेंगे और 15 साल के बाद इस सेगमेंट के रेवेन्यूज 7% की रेट से ग्रो करेंगे। और अभी कंपनी अपने रेफ्रिजरेटर सेगमेंट से लगभग 3800 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट कर लेती है। तो इन सारे अजम्पशंस के साथ कंपनी के रेफ्रिजरेटर सेगमेंट का फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 12,000 करोड़ का होना चाहिए। चलिए वॉशिंग मशीन सेगमेंट का फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन अभी 15% है। मतलब ये सेगमेंट 6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है और वॉशिंग मशीन का मार्केट फुल्ली पेनिट्रेट करने में लगभग 25 साल तक लग सकते हैं। इसका मतलब 25 सालों तक हम इस सेगमेंट से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 25 साल के बाद 7% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेंटली कंपनी अपने वॉशिंग मशीन सेगमेंट से लगभग 1350 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज जनरेट करती है। तो इन अजम्पशंस के साथ वॉशिंग मशीन सेगमेंट का फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 6000 करोड़ का होना चाहिए। एयर कंडीशनर सेगमेंट की बात करें तो इंडिया में एसी का पेनिट्रेशन सिर्फ 5% है। मतलब ये सेगमेंट अभी 20 टाइम्स तक ग्रो कर सकता है। तो कंपनी का एसी सेगमेंट अगले 30 सालों तक 14% की रेट से ग्रो कर सकता है। कंपनी अपने एसी सेगमेंट से लगभग 370 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट करती है, इसलिए इस सेगमेंट की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब बचा कंपनी का अदर्स सेगमेंट। कंपनी के अदर्स सेगमेंट की भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छी है, इसलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का अदर्स सेगमेंट भी अगले 30 सालों तक 14% की रेट से ग्रो करेगा। अपने अदर्स सेगमेंट से कंपनी लगभग 600 करोड़ के रेवेन्यूज जनरेट करती है और इस अजम्पशन के बेसिस पर कंपनी के अदर्स सेगमेंट की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ के आसपास आती है। तो पूरी कंपनी की फेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 24,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए और अभी वर्लपूल के कुछ 12.5 करोड़ शेयर्स मार्केट में आउटस्टैंडिंग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू लगभग 1900 रुपये के आसपास है और अभी कंपनी के शेयर्स 1700 से 1800 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब कंपनी अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। वर्लपूल एक डेब्ट फ्री कंपनी है, बिजनेस के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। कंपनी लगभग 25-30% का ROCE भी मेंटेन करके चलती है
और कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। पर फिर भी मैंने वर्लपूल के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि कंपनी के अगले 20-30 सालों की ग्रोथ उसके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब मार्केट ने ये अज्यूम ही कर रखा है कि अगले 20-30 सालों तक वर्लपूल का बिजनेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। पर 30 साल ना बहुत ही लंबा समय है। मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स एंटर कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो सकते हैं और भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। और इस हाई अनसर्टेनिटी रिस्क की वजह से ही करंट वैल्यूएशंस पर मुझे वर्लपूल के शेयर्स पसंद नहीं आ रहे हैं। मैंने वर्लपूल को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। अगर आगे चल करके मार्केट एक डिसेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफर करता है, then I'll definitely consider taking a long position in this company, but as of now I'm staying put। तो ये थी मेरी वर्लपूल ऑफ इंडिया की थीसिस। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये वीडियो किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को दबा करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसे एनालिटिकल कंटेंट के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलिएगा। नमस्कार।